नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सब पॉलिटिकल पार्टियां महाराष्ट्र में और झारखंड में जुटी हुई हैं, लेकिन महाराष्ट्र पर ज्यादा निगाह है लोगों की। महाराष्ट्र से ज्यादा उम्मीद है लोगों की। महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है, तो लोग जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में होने क्या वाला है। तो जाहिर है कि ये सारे कदम पाई कदम राजनीति तेज होगी, दांव पे चले जाएंगे। गडकरी पे सबकी निगाह है, फडणवीस का क्या हाल है, और कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी जो है, कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव, इसके बीच में तालमेल क्यों नहीं हो पा रहा, सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा, ये भी चिंता की बात है। और रोज मीटिंग हो रही है, रोज बातचीत हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति का हाल क्या है, महाराष्ट्र क्या कहता है, ये सारी बातें मैं आपको ले चलता हूँ सीधा नागपुर। राजीव रंजन जी बहुत शानदार पत्रकार हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं। वो पूरा विश्लेषण बताएंगे कि महाराष्ट्र का हाल क्या है। उनके पास ले जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन जी आपका। महाराष्ट्र में राजनीति बहुत गर्म हो गई है, अब तो चुनाव सिर पर ही आ गए हैं एक तरह से। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस मैं ये पूछूंगा कि चूंकि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपको महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत डीप में जाके आपने महाराष्ट्र की राजनीति को देखा है और समझा है। तो अगर मैं पूछूं कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति का क्या सीन है, कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है, महाविकास आघाड़ी का क्या सीन है, महायुति का क्या सीन है, तो जरा मुझे पूरे महाराष्ट्र की राजनीति का दर्शकों के लिए एक विवरण बता दीजिए, कि डिटेल सेट बता दीजिए कि महाराष्ट्र में अभी फिलहाल क्या सीन है। आने वाला टाइम जो होगा वो होगा, लेकिन फिलहाल क्या सीन है। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि जनरल नॉलेज हमारे दर्शकों को रहना चाहिए, बाकियों से ज़्यादा वेल अवेयर रहने चाहिए डाटा, व्हेन इट कम्स टू डाटा। तो देखिए, महाराष्ट्र के अंदर में जो टोटल सीट्स है वो हैं 288 सीट्स, 288। और लोकसभा में जो है ये है 48 सीट्स, जैसे आपको मालूम है। ठीक है, अब विधानसभा की जो 288 सीट्स हैं, ठीक है, उसमें लास्ट 2019 के इलेक्शन में 103 सीट्स जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास में थी। कांग्रेस के पास में 43 सीट्स थी, शिवसेना शिंदे के पास में 40, उद्धव ठाकरे के पास में 15, एनसीपी शरद पवार के पास में 10 और एनसीपी अजीत पवार के पास में 43 थी, और अदर्स के पास में 34 सीट्स थी। अभी आप ये देखिए कि महाराष्ट्र जो है, बेसिकली इसको 6 अलग अलग डिविजन्स में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो एक जो ऊपर से शुरू करते हैं, नॉर्दर्न महाराष्ट्र। नॉर्दर्न महाराष्ट्र जो है उसमें 47 सीट्स है, 47। ठीक है, और ये यहाँ पे मेन मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे शिंदे और आपका जो शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे, इनके बीच में भी डायरेक्ट फाइट होने के चांसेस है। यहाँ पे जो पहले कदावर लीडर थे भाजपा के, आपके जिनको अभी भाजपा के अंदर में शामिल नहीं किया गया है, रावेर से जो चुन के आते हैं, तो वो वहाँ के बड़े लीडर हुआ करते थे। तो अभी तो बीजेपी के अंदर में है नहीं, पर वो उनकी बहू जो है वो सांसद है, तो खड़से जी, एकनाथ खड़से जी। तो अभी यहाँ इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प फाइट होगी, ये देखने वाली कि कांग्रेस हावी रहती है कि भाजपा यहाँ पे हावी रहती है। और उससे ज्यादा दिलचस्प होगा कि शिंदे जी की शिवसेना जो है वो कितनी सफलता के साथ मुकाबला कर पाती है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ। फिर उसके बाद में हम आते हैं विदर्भा में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ। यहाँ पे टोटल 62 सीट है, 62, और ये सबसे बड़ा डिवीजन है महाराष्ट्र का पूरा, विदर्भा जो है। ये 62 सीट में आज की डेट में जो विकास अघाड़ी, यानी जिसमें कांग्रेस है, कांग्रेस और आपका शिवसेना उद्धव ठाकरे और अजीत पवार, इनके पास में 18 सीट है, और महायुति के पास में 38 सीट्स है, यानी भाजपा वाली जो ये है उसके पास 38 सीट्स है, और अदर्स के पास में 6 सीट है। ठीक है, महायुति और पार्टी वाइज ऐसा विभाजन है कि बीजेपी के पास में 29 सीट्स हैं, कांग्रेस के पास में 14, एनसीपी शरद पवार 4, एनसीपी अजीत पवार 2, शिवसेना एकनाथ शिंदे 5, इंडिपेंडेंट 5, प्रहार जनशक्ति पार्टी 2 और स्वाभिमानी पक्ष 1। तो ऐसे विदर्भा के अंडर में टोटल 62 सीट्स का विभाजन है।
फिर दूसरा आता है आपका वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र सेकंड सबसे बड़ा डिवीजन है, इसमें टोटल सीट्स हैं 58। 58 में जो विकास आघाड़ी है यानी कांग्रेस वाला जो है उसके पास में 17 सीट थी 2019 में, और महायुति के पास में 38 सीट्स और इंडिपेंडेंट के पास में 3 सीट है। फिर आता है मुंबई रीजन। मुंबई रीजन की जो टोटल कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो हैं 36, जिसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पास में 14 है और महायुति के पास में 22 है। फिर इससे बड़ा रीजन है कोंकण। कोंकण के पास में 39 टोटल कोंकण की जो है वो सीट्स हैं। तो कुल मिला के ऐसा करके जो है ये पूरा आपका, अच्छा मराठवाड़ा एक बच गया, मराठवाड़ा में 46 सीट्स हैं और यहाँ पे भी डायरेक्ट फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और यहाँ पे जरांगे पाटिल जो हैं वो उनका ओबीसी का मुद्दा जो है ये बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ने वाला मुद्दा है और ये काफी कुछ इस इलेक्शन के फेट को, इस इलेक्शन के रिजल्ट को डिसाइड करेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पास में 46 में से 14 सीट थी 2019 में जो मिली थी, और महायुति के पास में 30 सीट्स और इंडिपेंडेंट जो है वो 2 सीट्स पे रहे। तो ऐसा कुल मिला के मैंने आपको 2019 के इलेक्शन और डिवीजन वाइज कैसे कैसे सीट्स हैं इसका एक ब्यौरा, एक जानकारी दे दी। जी संजय जी, अब मुझे बताइए कि इन सीटों में आप कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आप महागठबंधन की बढ़त देख रहे हैं और कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आप महायुति की यानी बीजेपी के गठबंधन की बढ़त देख रहे हैं। आपके हिसाब से महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट मजबूत है और किस खेमे में अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी मजबूत? देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो महागठबंधन है यानी कांग्रेस जो है वो है मराठवाड़ा में, क्योंकि ये जरांगे पाटिल का मैंने आपको फैक्टर बताया, यहाँ से बहुत उम्मीद है। और मराठवाड़ा में बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो है वो कांग्रेस के हार गए हैं। ठीक है, राव साहब दानवे जो एक टाइम में भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे 2014 में जब ये लोग आए थे, वो तक इलेक्शन हार गए। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, पंकजा मुंडे यानी अच्छे बड़े बड़े लीडर जो है वो इलेक्शन हारे हैं इस एरिया के। ठीक है, तो यहाँ पर महागठबंधन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ओबीसी का जो है, ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और ये ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे बात करने वाले जो लोग हैं ये देवेंद्र फडणवीस से बहुत चिड़े हुए हैं, यानी इन टोटल आप समझ लीजिए कि भाजपा से बहुत चिड़े हुए हैं। तो ये कांग्रेस को एक गति देता है, एक ताकत देता है, एक बल देता है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि महागठबंधन कितना इसको कैपिटलाइज कर पाता है। भाई अंदर से अंडर करंट्स तो आपके फेवर में है और वो आपको लोकसभा में भी नजर आया। ठीक है, यहां तक कि आप देखिए कि अशोक चौहान जैसे सरीखे आदमी का भाजपा में आ जाने के बाद भी किसी भी तरीके का प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पड़ा नहीं और बुरी तरीके से लोग यहाँ तक कि नांदेड़ भी हार गए लोग। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि अंडर करंट्स हैं बहुत ज्यादा बीजेपी के अगेंस्ट में, कांग्रेस के फेवर में, महागठबंधन के फेवर में, पर ये उन अंडर करंट्स को कितना कैपिटलाइज कर पाते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा एरिया जहां पे ये स्ट्रांग है वो है पश्चिम महाराष्ट्र, बिकॉज ऑफ शरद पवार जी। वहां पे शरद पवार और अजीत पवार के बीच में डायरेक्ट फाइट है, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है। जो पश्चिम महाराष्ट्र मैंने आपको बताया, पश्चिम महाराष्ट्र में मेन फाइट जो होने वाली है वो होने वाली है आपके शरद पवार बनाम अजीत पवार, और वहीं से पता चलेगा कि भाई एक्चुअल असल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है वो कौन सी सच्ची है और कौन सी नकली है। तीसरा रीजन जो मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रांग है महागठबंधन वो है मुंबई रीजन। मुंबई के अंदर में शिवसेना की डायरेक्ट फाइट है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ में, और मुझे यहाँ लगता है कि ये 36 सीट पे जो है शिवसेना भारी पड़ सकती है, काफी हद तक भारी पड़ सकती है। मुंबई रीजन में एक ही चीज है कि वहां पे गुजराती पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन भी जो है वो नॉर्दर्न मुंबई जो आपका बोरीवली, कांदिवली, ये जो एरिया जो आता है, ये दहीसर, इन सब एरिया में नॉर्थ इंडियन यानी यूपी बिहार के बहुत लोग हैं। तो वो ट्रेडिशनली देखा गया है कि वो लोग फेवर करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो इस इलेक्शन में वो किस पक्ष में जाएंगे ये बहुत कुछ फेट डिसाइड करेगा, बहुत कुछ ये निर्णायक मोड़ लेगा इस इलेक्शन में, डिपेंडिंग ऑन नॉर्थ इंडियंस का सपोर्ट किसको मिल रहा है। तो ये तीन जो एरिया है यहाँ पे क्लियर कट महागठबंधन जो है वो बढ़त की स्थिति में, मराठवाड़ा, मुंबई रीजन और पश्चिम महाराष्ट्र।
अब आ जाते हैं हम विदर्भा में। विदर्भा में देखिए एक्चुअल फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, बाकी और कोई पार्टी जो है वो बहुत छोटे मोटे ये कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 सीट्स में 62 में से 45 सीट्स पे लास्ट टाइम जो है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस हुआ था, 1-on-1 डायरेक्ट फाइट हुई थी। उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी था क्योंकि नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस तरीके बड़े लीडर जो है वो विदर्भा से आते हैं। पर इस बार आप देखिए कि विदर्भा से कांग्रेस ने भी काफी बड़े लीडर खड़े किए। नाना पटोले जो आज की डेट में प्रेसिडेंट है, देखिए मजे की बात यह कि जितने बड़े लीडर हैं दोनों पार्टी के, ये विदर्भा से ही है। स्टेट प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं वो भी आते हैं आपके इधर से, कामठी एरिया जो हमारा नागपुर से लग के जो है बावनकुले जी, वो वहां से आते हैं। और जो दूसरे स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वो भी विदर्भा से आते हैं, नाना पटोले जी। फिर इनके जो सबसे कदावर बड़े लीडर हैं, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी, वो हो गए, और नितिन गडकरी, ये बीजेपी से आते हैं। कांग्रेस इनके उसमें कोई समानांतर उतना बड़ा लीडर खड़ा नहीं कर पाया, परंतु विजय विडट्टीवार, फिर नाना पटोले, ये सब जो रीजनल लीडर्स हैं, सुनील केदार, नाना आपका विकास ठाकरे, आपका नितिन राउत, ये सब जो लोग हैं ये बड़े लीडर है कांग्रेस के। तो ये सारे के सारे विदर्भा से ही आते हैं कांग्रेस के, मोस्टली जितने बड़े रीजनल लीडर्स हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग फाइट, सबसे दिलचस्प फाइट यदि कहीं महाराष्ट्र में होने वाली है, जो डिसाइड करेगी कि भाजपा स्ट्रांग है महाराष्ट्र में कि कांग्रेस स्ट्रांग है, वो विदर्भा की 62 सीट पे जो फाइट होगी, जो कॉन्टेस्ट होगा, वही डिसाइड करेगा। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात तो ठीक बात है कि वो ही तय करेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सीटों को लेके मारी मारी दोनों तरफ चल रही है। मतलब अभी भी संतुलन बरकरार नहीं हो पा रहा। चुनाव में इतने कम दिन रह गए हैं, किस पार्टी में घमासान ज्यादा है और क्यों है, कारण क्या है? देखिए महायुति की तो सीट जो है, एकनाथ खड़से और अजीत पवार जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ में जो है वो ज्यादा कुछ बातें कर पाए। वहां सीट जो अमित शाह बोलेंगे वैसे ही सीट का विभाजन होगा, ये हम सब जानते हैं। मेन मारामारी जो है, जो टेबल पे चल रही है, वो चल रही है महागठबंधन में। और महागठबंधन का रीजन ये है, देखिए आप इस बात को समझिए संजय जी कि 95 सीट्स ऐसी थी लास्ट इलेक्शन में 2019 में, जहां पे बीजेपी और कांग्रेस डायरेक्ट लड़ी थी, डायरेक्ट फाइट था 95 सीट्स पे, ठीक है। तो वो 95 सीट्स तो कांग्रेस मांग ही रही है कि हम इस पे लड़ेंगे। उसके अलावा जो है आपका 24 सीट्स ऐसी थी जहां पे शिवसेना के अगेंस्ट में कांग्रेस थी और जीती थी कांग्रेस। तो ये कांग्रेस जो है अब उस पे भी डिमांड करी। कांग्रेस 44 सीट्स पे शिवसेना के अगेंस्ट लड़ी थी, जिसमें से 24 वो जीती थी। तो वो 95 प्लस ये 24 यानी 119 यानी 120 सीट की डिमांड जो है वो कांग्रेस कर रही है, जिसके लिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे और आपका शरद पवार जी, ये लोग जो है ये लोग सहमति नहीं दे रहे हैं। और कांग्रेस का कहना है कि भाई हम 120 सीट पे तो लड़ेंगे, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी हमने कॉन्टेस्ट किया था, लोकसभा में भी हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था, हमारा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे नागपुर जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे दक्षिण नागपुर करके जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है, जहां पर मार्जिन कुछ बहुत स्मॉल मार्जिन से कांग्रेस लास्ट टाइम हार गई थी बीजेपी के अगेंस्ट में, उस सीट को कांग्रेस लड़ना चाहती है। कांग्रेस की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है उस सीट में लड़ने में। वहां से 3 इनके प्रबल टिकट के दावेदार हैं, जो एक कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन है अतुल लोंडे जी। अतुल लोंडे जी ने अपनी दावेदारी पेश की है वहां से, साउथ नागपुर से। जो लास्ट टाइम हारे थे पांडव साहब, गिरीश पांडव, वो भी लड़ना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो नागपुर से आज तक सबसे ज्यादा बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, विलास मुत्तम्बार, जिनको नितिन गडकरी ने 2014 में हराया था, उनके जो सुपुत्र हैं वो भी वहां से टिकट मांग रहे हैं। तो दक्षिण नागपुर जो है ये नाक का सवाल हो गया कांग्रेस के लिए। पर उद्धव ठाकरे जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, दक्षिण नागपुर से हम लड़ेंगे, आप हमको एक सीट दीजिए। वैसे ही नागपुर के बाजू में डिस्ट्रिक्ट है रामटेक करके, रामटेक की सीट जो है कांग्रेस अपने राजेंद्र मूलक के लिए मान रही है। राजेंद्र मूलक की जो कंस्टिट्यूएंसी थी उमरेड, वो एससी कंस्टिट्यूएंसी बन गई 10 साल पहले।
तो इसलिए वो लड़ नहीं पा रहे। तो राजेंद्र मूलक ने वो मांगा है। राजेंद्र मूलक के जो पिता है, भाऊ साहब मूलक पिता थे, मतलब देहांत हो गया भी, वो काफी बड़े कदावर लीडर थे कांग्रेस के। तो वो राजेंद्र मूलक मांग रहे हैं और वो कांग्रेस का कहना है कि अगर हमें मिला तो हम श्योर शॉट ये सीट निकाल लेंगे। पर शिवसेना का कहना यह है कि रामटेक हमेशा से शिवसेना के पास रहा है। जब भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था तब भी इस जगह से शिवसेना ही लड़ती थी तो अब भी जो है शिवसेना ही रामटेक से लड़ेगी। तो ऐसी कुछ कुछ सीट जो है जहां पे पेच फंसी हुई है। मेनली जो फाइट है वो विदर्भा की सीट्स के लिए है कि विदर्भा में कौन लड़ेगा, विदर्भा की जो सीट्स है वहां से कौन लड़ेगा। तो बातें वहीं पे आके जो फंसी हुई है। विदर्भा पे एक बार डिसीजन हो गया तो जल्दी आपको डिसीजन मिलेगा। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इधर बीच में महायुति गठबंधन की जब चर्चा चल रही थी तो अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाजपा के नेतृत्व में लड़ेगा, यानी एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ेंगे और बाकी उनकी पार्टियां, अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ेंगे, यानी चेहरा बीजेपी का होगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने लाने के बाद में चुनाव लड़ेगी? देखिए बीजेपी का जहां तक पक्ष आता है, अमित शाह जी का वर्ड फाइनल वर्ड होगा। अमित शाह वो व्यक्ति है जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को जो है वो बैठा दिया डिप्टी सीएम, जो कि बेचारे 5 साल सीएम रहे थे। ये अमित शाह जी वो व्यक्ति हैं जो आरएसएस के तमाम विरोध के बावजूद भी जो है अजीत पवार को लेके आ गए और उनके साथ गठबंधन कर लिया। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में रीजनल पार्टीज के एस्पिरेशंस ये कोई मायने नहीं रखते हैं। तो ये चीज आपको ख्याल रखने की जरूरत है। जी संजय जी, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस और गडकरी ये 2 बड़े नाम हैं। फडणवीस और गडकरी का आपस में तालमेल कैसे दिख रहा है? और फडणवीस क्या पूरे महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा बनाएगी बीजेपी? देखिए देवेंद्र फडणवीस को तो एज ए चेहरा प्रस्तुत कर ही रहे हैं वो लोग, परंतु सवाल ये कि लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको। लोगों ने 10 साल देखा है कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में जब भाजपा की बागडोर रही है तो बहुत बुरी स्थिति की है इन लोगों ने रीजनल पार्टीज की। जो महाराष्ट्र की जो अस्मिता है, जो महाराष्ट्र का जो प्राइड है, इसके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है। और यही कारण है कि इनको लाडली बहन जैसी योजना जो है उस तरीके की योजना लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर में इनकी स्वीकृति जो है वो स्वीकृति वैसी हो नहीं रही है। तो भले चेहरा प्रोजेक्ट करे, पार्टी है, किसी का भी चेहरा प्रोजेक्ट कर सकती है, परंतु मूल सवाल ये कि क्या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो मुझे कम नजर आ रही है। अब आते हैं नितिन गडकरी जी के ऊपर में। देखिए वो हो सकता है कि भाई मालूम है भाजपा को कि इलेक्शन बहुत ये है, टफ है, तो गडकरी जी को थोड़ा सा ओपन स्पेस दें और उनको दें कि भाई आप अपना कीजिए, जो भी प्रचार करना है या जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो कीजिए। परंतु मुझे लगता नहीं है कि जब तक 100% उनको फ्री हैंड ना दिया जाए तब तक वो इसके अंदर में कुछ बहुत बड़ा रोल जो है, भूमिका जो है वो निभाएंगे। जी संदीप, बिल्कुल ठीक बात है। और बड़ा मुकाबला ये भी होगा कि लोग जो हैं वो कौन-सी शिवसेना को ज़्यादा पसंद करेंगे। वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना या शिंदे वाली शिवसेना? क्या ठाकरे परिवार की जो सहानुभूति है वो मिलेगी उद्धव को, या फिर एकनाथ शिंदे कहेंगे कि मैंने ही शिवसेना बचाई है? क्या लगता है लोगों के मन में शिवसेना को लेके क्या है भावना है? ये यहाँ का जो लोकल जो जनमानस है ये बहुत ज्यादा इस चीज से आहत है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ की है, खासतौर पे अमित शाह जी के दिशा निर्देशन और नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में, उससे जो है यहाँ का लोकल जो जनता है, जो जो महाराष्ट्रियन जनता है, वो इस चीज से बहुत ज्यादा आहत है। और यही कारण है कि इनको मालूम है कि पुरुषों के तो वोट हमको मिलेंगे नहीं, आदमियों के, क्योंकि आदमी हमसे बहुत चिड़े हुए हैं। इसीलिए ये लोक लुभावन नीति जो है औरतों के लिए बना रहे हैं, लाडली बहन और ये सब जो है, ये लेटेंट जो नीचे से जो एंगर, जो गुस्सा जो पुरुषों के अंदर में है। क्योंकि देखिए पुरुष जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि किसी के घर में आके तोड़फोड़ की जाए, किसी की, मतलब ये स्वाभिमान को चोट करता है। तो ये
उस जगह पे, मतलब नॉट बीइंग जेंडर पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट यूजुअली जो है महिलाओं का पॉलिटिकल एक्सपोजर कम होता है, ठीक है। तो ये उसी पक्ष को लुभाने की कोशिश कर रहा है जिनको पॉलिटिकल, जिनका एक्सपोजर कम है, जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी तोड़ी जा रही है, नहीं तोड़ी जा रही है। अस्मिता जो है वो अपने घर और परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो इसीलिए उनकी साइकोलॉजिकली गेम ये प्ले किया जा रहा है कि पुरुष तो हमको वोट देंगे नहीं, तो महिलाएं जिनका पॉलिटिकल अवेयरनेस उतना ज्यादा नहीं है, बहुत सारी महिलाओं का है और बहुत सारी महिलाओं का नहीं है, तो जिनका नहीं है उनको हम किसी भी तरीके से अपनी तरफ प्रभावित करें, उनको इस तरीके की नीतियां देके, पैसे देके, 1,500 जो लाडली बहन योजना में आया है, तो ये इनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। जी संजय जी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक आखिरी सवाल, गडकरी साहब का क्या सीन है और आरएसएस की क्या भूमिका रहने वाली है? ईडी की एंट्री कब होने वाली है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आ गया और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ना आए तो कुछ लगता नहीं है कि, लगता है कि सरकार पता नहीं क्या कर रही है। क्या लगता है आपको, गडकरी जी की भूमिका, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और फिर गडकरी जी करेंगे तो क्या करेंगे, संघ क्या करेगा? देखिए, संघ के तो फेवर में जाएगा यदि महाराष्ट्र का इलेक्शन भाजपा हार जाए, ठीक है। क्योंकि संघ जो है हरियाणा में मिली हुई, मतलब जो हार हुई है कांग्रेस की, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस ने इनडायरेक्टली मोदी जी के हाथ जो है स्ट्रांग कर दिए हरियाणा का इलेक्शन हार के, ठीक है। तो संघ ने जो एक आस लगाई थी कि जो इनको अपर हैंड मिलेगा, वो अपर हैंड मिलते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हरियाणा का जो लॉस हुआ उसके कारण। अब पूरा डिपेंड करता है कि महाराष्ट्र के अंदर में क्या हालत और क्या स्थिति होती है भारतीय जनता पार्टी की। यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारती है तो नितिन गडकरी मजबूत होंगे, संघ मजबूत होगा, और ईडी के और सीबीआई के हरकतों पे एक तरीके का अंकुश या विराम लगने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ नायडू और नीतीश भी जो है वो भी तलाश करने लगेंगे ऑप्शंस तलाश करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है ये बैटल ऑफ ऑल इलेक्शंस है। ये आगे की भारत की राजनीति क्या रुख, क्या दशा दिशा लेगी, इसको बहुत हद तक निर्देशित करेगा। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन ये दिलचस्प इलेक्शन होने वाला है इस मामले में कि क्या आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ मजबूत होते हैं कि संघ के और विपक्षी पार्टियों के हाथ मजबूत होते हैं। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमसे राजीव रंजन जी, आभार, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन जी, और मुझे यकीन है जो विस्तार से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आपको बताया वो आपको जरूर समझ में आया होगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।